धुरंधर का जो बिगेस्ट मेल्टडाउन मुझे नजर आ रहा है, जो लोगों ने नोटिस नहीं किया कि जब पार्ट 1 आई थी तो जर्मनी में बैठे एक तीरंदाज ने कहा था, सुनो तो एक ट्वीट करूंगा, एक पोस्ट करूंगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस बार उसने फिल्म को गालियां तो बहुत दी है पर इस तरह का तीर नहीं मारा है कि एक पोस्ट करूंगा फ्लॉप। तो ये बिगेस्ट मेल्टडाउन है। तो ये मेल्टडाउन बहुत छोटा शब्द हो गया अब संजय जी। कुछ जो है ना वो अब इवेपोरेट करने के कगार पे है। कुछ है मेल्टडाउन। मेल्टडाउन का हिंदी ट्रांसलेशन पिघलना नीचे। टेक इट हाउ यू वांट, पता नहीं। ग्लेशियर ही पिघल। ओपन टू इंटरप्रिटेशन। भाई आपको मैं बताऊं, आरफा उसके लिए फेमस नहीं हुई थी। पहली बार उसने अपने फोटो को जो है ना कर्व बना के जबरदस्ती बनाई थी, इसके कारण वो फेमस हुई थी। आप लोग को ध्यान नहीं रहता, मुझसे पूछिए, मैं हर चीज से ध्यान। हर आदमी अपनी अपनी तरह से आरफा को जानता है। आप आरिफ मोहम्मद खान से जानते हैं, अभिषेक किस तरह जानता है। आरफा के किसी भी पोस्ट पर जाए 99% जितने कमेंट्स आते हैं उनको रिडिक्यूल करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और आरफा का मैं समझता हूँ 1 हफ्ते का खाना पीना चल जाता है। तो एक बढ़िया मीम चल रहा है कि पठान में दिखाया जाता है आईएसआई के एजेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, दीपिका पादुकोण की शक्ल, और असल में पाकिस्तान के एजेंट ऐसे होते हैं। यही फर्क है धुरंधर और पठान में। तो प्रोपेगेंडा आप मानोगे ना, प्रोपेगेंडा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। उसमें अतीक अहमद दोबारा आ गए। अरे वो तो कमाल है बिल्कुल। अतीक और अशरफ अंतिम दम तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया चारों जगह ये कहते रहे कि हम यूपी जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, और उसके बाद मार दिया गया। मीडिया के सामने मारा गया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों सुप्रीम कोर्ट गए ये बात कहने कि हमको उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए वरना मार दिया जाए, तो दोनों भेजे नहीं गए, दोनों मार। अगर अतीक अहमद के मारने में सरकार का हाथ आप लोग कहते हैं तो फिर जुडिशरी का भी हाथ होना चाहिए। कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस द ग्रैंड बैठक में। बैठक तो आपने देखी होगी, ये ग्रैंड बैठक है। और ग्रैंड बैठक कहाँ से है? सीधे ये है बॉम्बे मेरी जान। और बॉम्बे से ग्रैंड बैठक अनुपम मिश्रा जी, अभिषेक तिवारी जी, करण वर्मा जी और इसको ग्रैंड बनाने वाले संदीप जी। आज तो समझ में आया बैठक और ग्रैंड बैठक का अंतर? यही है इसका ग्रैंड बैठक और ग्रैंड बैठक का अंतर। तो आज की बात हम करेंगे साहब कुछ मेल्ट डाउन वीडियो से और कुछ मेल्ट डाउन। तो ये मेल्टडाउन बहुत छोटा शब्द हो गया अब संजय जी। अब क्या है, कुछ क्या बोले? कुछ जो है ना वो अब इवेपोरेट करने के कगार पे है। एक होता है मेल्टडाउन, एक होता है इवेपोरेट कर जाएंगे। ना मेल्टडाउन का लिटिल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पिघलना नीचे। टेक इट हाउ यू वांट। के मतलब अब ग्लेशियर पिघल। मेल्टडाउन, पता नहीं। ग्लेशियर ही पिघल। ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तोड़ा है दम किसी ने, कवट बदलते हैं। ये करण जी, हाँ जी, आपने इस मेल्ट डाउन की रिसर्च की है? बड़ी रिसर्च करी सर। देखिए सर, मुझे अब ना इनके लिए डर लगने लग गया। मेरे हिसाब से कुछ घरों के बाहर एम्बुलेंस की सुविधा करानी बड़ी अनिवार्य हो चुकी है। एक मोहतरमा है जो अभी तक कहती थी जख्म है, आप तो जानते हैं, है ना, एक और नया जख्म। अब वो नया जख्म पार करके कह रही है ये तो अफीम खा ली मैंने, 4 घंटे की अफीम खा के मैं निकली हूँ बाहर, और साफ कह रही है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को वार्न करना चाहती हूँ उसके बारे में, और थोड़ा और टाइम अगर हो जाता तो ये वहीं कैमरा पे ही बेहोश हो जाती। तो उस पर कुछ अभिषेक भाई कुछ ये कहना चाहता हूँ, संदीप जी से कहूँगा कि साहब ये पूर्व पक्ष की परंपरा तो भारतीय परंपरा है। बिल्कुल है। ये कहाँ से पहुंच गई पूर्व पक्ष कर रहे, अपने दुश्मनों की फिल्में देख रहे? नहीं, वो कब पूर्व पक्ष नहीं की? यू टेल मी। वो मोहतरमा क्या नाम है उसका? कुछ बिरयानी क्या है? जोरान। वो तो पूर्व पक्ष तब करते हैं, दो इंस्टेंसेस में करते हैं पूर्व पक्ष। एक तो जब उनका दुकान अच्छी तरह चल रहा था, वो अलग तरीके का पूर्व पक्ष है। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लेना, इंस्टीट्यूशंस में घुस जाना, वो सब अंडर द रेडर अच्छा चलने के टाइम में वो एक अलग पूर्व पक्ष है। अभी उनका टाइम नहीं है, तो क्या है, जोहरान
बिरयानी, अरफा बिरयानी और अफीम। हाँ हाँ और अफीम। साला वो भी बेवफा निकला। बताइए खत्म ही नहीं हो रहा है इनका जख्म, इनका दुख दर्द खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। और अनुपम जी को बहुत दर्द होता है जब उनके बारे में व्यंग और मजाक किया जाए। ही डजंट लाइक इट। अभी अभी पूरे 4 मिनट तक जो 4 घंटे की फिल्म देखने का जो सार तत्व है उसको उन्होंने 4 मिनट में अभी अभी उसका अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया आपने इतना? क्या आप गौर से देख रहे थे कुछ? आस्ती शेरवानी को अब सस्ती महंगी तो आप बेहतर जानते होंगे मतलब कभी मैंने दाम लगाया नहीं, लेकिन आरफा खानम शेरवानी कह रही हजरत 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 मैं भी 4 घंटे अफीम खा के आ रही हूँ। एक बात मेरी समझ के बाहर है, जब धुरंधर फर्स्ट पार्ट आई थी और जब धुरंधर सेकंड, तब भी इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था। बिल्कुल। और आज भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आई हैं। बस एक फर्क है, पिछली बार 25 करोड़ पे गई थी पहले दिन, इस बार 100 करोड़ पे गई है। तो इन्हीं की वजह से गई होगी। इन्हीं की वजह से नहीं नहीं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, अमूल्य योगदान लेकिन है। आप लोग समझ नहीं रहे। अनुपम सर यहाँ कह रहे कि पहली बार की दूसरी बार भी भाई अफीम का नशा होता है। एक बार अफीम की लत लग गई तो लग गई। आपने बंगाल फाइल्स देखा तब आप रोई, अरे यार गांधी को कैसा दिखाया, मैं कैसे जेल करके आया हूँ, कितनी गालियां पड़ रही थी। फिर आपको अफीम का नशा लगा, फिर उससे पहले कश्मीर फाइल आप देख चुकी थी तो टेस्ट आया, फिर उसके बाद आप बंगाल फाइल्स में गई। जब धुरंधर 1 आपने देखा, स्टोरी में पिघी भाई। नहीं देखिए केरला स्टोरी में तो अपनों जैसी बात थी, अलाला वलाला सब कुछ दिखाया था, तो उन्हें लगा कि चलो ये तो अंडर द टेबल है, फैमिली मैटर है, वो बचा गई। लेकिन आप सोचिए कितना डिफिकल्ट टाइम है। ईद है जनाब, ईद में मुसलमान कौन सी ये मूवी तो देखेगा? बहुत बड़ी बात है भाई। ये या तो केरला स्टोरी देखेगा या धुरंधर देखेगा। ऐसी कौन सी ईद आज तक मरी थी? नहीं नहीं, ये तो तारिक अनवर ने बोला। हाँ, ईद माने खुशी। रमजान सारे आलिम ने ईद का मतलब होता है खुशी। खुशी, हाँ। ये कैसी खुशी है? अफीम खाने की खुशी। अनुपम जी आपकी बात अधूरी है। ये लोग जो है ये मान नहीं रहे। आज ये बैठक वाले जो है, आप ये बस नहीं, अनुपम जी को लग रहा है हम लोग बड़े सेडिस्ट लोग हैं, दूसरों के जख्मों पे हंसते दिस हैं। इज मोर लाइक एन अर्नब शो। तो आपको यू आर अर्नब। यू हैव टू मेक आपको उसके बीच से रवीश कुमार बन के लेफ्ट में जाके कुछ निकालना पड़ेगा। द कंट्री वांट्स टू नो दिस मच। तो अब मैं कह रहा था कि दोनों बार ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आ गई और फिर इनका विलाप शुरू हो जाता है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आज का जो शो का फॉर्मेट है ये थोड़ा लाइटर वेन में है, बिल्कुल, लेकिन आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी सीरियस पॉइंट हियर। क्या ट्विटर के पहले या ट्विटर के पॉपुलर होने से पहले पत्रकारिता की दुनिया में, तो मेरी बात अलग है, मैं उस पत्रकारिता के पेशे से आता हूँ, कितने लोग आरफा खानम शेरवानी को जानते थे? कितने लोग आरफा खानम शेरवानी को जानते थे? हकीकत ये है कि अगर आप आरफा खानम शेरवानी के पोस्ट पर जाएं और आरफा खानम जैसे तमाम लोगों की पोस्ट पर, सही में है। सुने तो आप इन जैसे तमाम लोगों के पोस्ट, हु इज आरफा खानम शेरवानी, शी इज अ कॉलमनिस्ट। तो भाई उनको एक कॉलम के जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता होगा, उनके कितने कॉलम छपते हैं, आखिरी कॉलम का छपा मैंने देखा नहीं। हकीकत ये कि उनका रोजी रोटी गाली खाकर चल रही है। बिल्कुल। वो हर बार आती हैं और ऐसी बातें करती हैं कि लोग, आप जाकर, मैं दावा कर रहा हूँ, आप में से कोई भी जाकर आरफा खानम का पोस्ट देखे जाकर, अगर 500 कमेंट होंगे तो 499 कमेंट उनके खिलाफ जाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। ट्विटर उनकी रोजी रोटी है। वो गालियाँ खा के वीडियो पर और ट्विटर पर गालियाँ खा के अपना घर चला रही है बंदी। सुना है? लतखोर है मैंने। नहीं, अलाउ मी टू कंप्लीट। मुझे मैंने कहा ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये आरफा खानम होकर इनके जैसे तमाम लोग हो गए, इनके पास रोजी रोटी का और कोई धंधा नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ गंदा है पर धंधा है। ये आते हैं और इस तरह के वीडियो बनाते हैं, इस तरह के पोस्ट डालते हैं, knowing fully well कि they will be abused, they will be ridiculed, और उनको एक रीच मिलती है और उससे वो पैसे कमाते हैं, यूट्यूब पे भी और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे। एक बहुत जनरल मैं एक कह रहा हूँ, हर आदमी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखे। आज आरफा के किसी भी पोस्ट पर जाए, 99% जितने कमेंट्स आते हैं उनको रिडिक्यूल करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और आरफा का
मैं समझता हूँ 1 हफ्ते का खाना पीना चल जाता है। सस्ती राजनीति पैरामीटर है, नहीं है उसको सस्ती राजनीति। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं विद अ डिफरेंट एग्जांपल और डिफरेंट एनवायरनमेंट। बाय द वे, आई एम द एंकर। नहीं मैं ना you're हाँ भाई वो तो पता है। मैं सस्ती राजदीप इसलिए नहीं कहता चाहता। देखिए राजदीप सरदेसाई को रिटायरमेंट के बाद भी इंडिया टुडे से मोटा पैकेज मिला है। नहीं, मेरे लिए मिलता है। नहीं उस तरह सुने, राजदीप सरदेसाई आरफा खानम जो काम कर रही है एक पर्सन के रूप में, इंडिया टुडे वो काम कर रहा है पूरे ग्रुप के रूप में, और उसने तमाम ऐसे लोगों को रखा हुआ है। आप देखिए इंडिया टुडे राजदीप है तो स्पेसिफिक टास्क गाली खाना है। अरे नहीं, लालदीप ही नहीं, इंडिया टुडे की एक एंकर आती है, एक मुस्लिम एंकर आती है, आगे कहती हैं कि लालू यादव ने जो नरसंहार किया था वो होना बहुत जरूरी था। दैट वो समय की मांग थी। इमेजिन करें तो वो उसके पिताजी थे ना, उसके पिताजी भी तो थे संजय डी के। हाँ। जेडी थे। और वो अब आके बंदी कह रही है कि सवर्णों का नरसंहार समय की मांग थी। अच्छा, उसके बाद आप एकदम से देखते हैं कि इंडिया टुडे जितने वीआईपीज का इंटरव्यू होना होता है अब वही बंदी करती है। क्यों? उसने शी हैज मेड अ मार्क। उस एक डायलॉग से उसने अपनी हेट मेल क्रिएट कर ली, और उसके बाद अब इंडिया टुडे उसके जरिए पैसा। तो जो काम आरफा खानम एक पर्सन के रूप में कर रही है, इंडिया टुडे वही काम एक संस्था के रूप में कर रहा है। इसमें एक चीज पर मैं कहूंगा, आप थोड़ा बहुत जो बात कह रहे हो मैं एग्री करता हूं, बट नॉट टोटली। आरफा पहले भी अपनी भद्दी टिप्पणियों के लिए फेमस होने लग गई थी। अब मुझे याद आता है वो आरिफ मोहम्मद खान ने जब उनको शरद वर्मा भाई, आपको मैं बताऊं, आरफा उसके लिए फेमस नहीं हुई थी। पहली बार उसने अपने फोटो को जो है ना कर्व बना के जबरदस्ती बनाई थी, इसके कारण वो फेमस हुई थी। आप लोग को ध्यान नहीं रहता, मुझसे पूछिए, मैं हर चीज से ध्यान पर। हर आदमी अपनी अपनी तरह से आरफा को जानता है। आप आरिफ मोहम्मद खान से जानते हैं, अभिषेक किस तरह जानता है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। तो अब क्या बोले, टेंशन क्या था? मतलब दरो दीवार तक कर्व हो गया, बॉडी कर्व कराने के चक्कर में दरो दीवार पर्दा सब कुछ कर्व करा दिया। अच्छा देखिए, आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप एक अच्छा फोटो एडिटर रख सकते। तकलीफ इस बात की है। इसमें पर एक बात मैं बोलूंगा, एरी थोड़ी है। मैं वही बोल रहा हूँ अभिसार, अब इनकी रीच पहले से है भाई। अभिसार deep trouble. So he's known for doing this since my blogging days. This dates back to easily 17-18 years. ठीक है? The amount of skeletons in his closet is just phenomenal. It keeps tumbling out. तो आजकल की बात नहीं है वो ये सब बेरोजगार है बेसिकली। बाय द वे वो आज भिड़ गया परेश रावल जी से, काको पता। गंदी लड़ाई चल रही है इस समय, परेश रावल वर्सेस अभिसार। उसके लिपस्टिक के पैसे खत्म हो गए। विशार क्यों कहते हो उसको? उसके लिपस्टिक के पैसे खत्म हो गए। ले लिया ओल्ड वेटरन्स का embedded the यू सो इज द ओनली एंकर जो लिपस्टिक का क्या अभिसार का मतलब पता है ना? हाँ पता है। उसने लिखा है आज लिखा है परेश रावल जी को कि यू आर अ डिसग्रेस। मैं तो सोचता था आप अच्छे एक्टर हैं, आपकी लेगेसी ये होगी। तो उसने परेश रावल जी ने लिखा है यू बर्न इन हेल, आई डोंट केयर, यू ब्लडी बर्न इन हेल। अरे ब्रूटल लड़ाई चल रही है इस समय इन दोनों की। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आखिर आरफा और इसकी पट्टी क्यों है विशाल? हाँ क्यों पट्टी, वही आप सत्तर समझ ही नहीं। लिपस्टिक अरुणार के नाम को पहले विवेचन कीजिए, तब आपको पता चलेगा क्यों कटती है। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। हाँ ये भी मेल्टडाउन वाली फिल्म थी बाय द वे। अनुराग कश्यप ने बनाई थी ना। बनाई थी, बनाई। लेकिन उस वक्त क्या है, वो भी चस्सी है, ये गंजेड़ी है, वो चस्सी है। वो अफीम ले रही है। हाँ हाँ उसमें अभिसार के कई सीन थे। अभिषेक के किसो बहुत सारे सीखते हैं, बहुत सारे सीखते, ये बात सही है। इसलिए अभिसार और उसकी आरफा पकड़ती है QED। आप मानो ना, इन सबसे अच्छा रवीश कुमार है। अच्छा पूछो क्यों? वो धुरंधर के चक्कर में पड़ा ही नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान पर फोकस कर रहा था। अच्छा कि गेंद ने तो फिर भी हाथ से बात की, आपने कैच लिया हाथों से, फिर आपको हाथ मिलाने में क्या तकलीफ थी पाकिस्तानी से? मेल्टडाउन तो हाँ देखो, वो इंडिया पाकिस्तान में भी मेल्टडाउन है। ये अमन के आशा टाइप पे। धुरंधर का जो बिगेस्ट मेल्टडाउन मुझे नजर आ रहा है, जो लोगों ने नोटिस नहीं किया, कि जब पार्ट 1 आई थी तो जर्मनी में बैठे एक तीरंदाज ने कहा था, पूरे सुन तो एक ट्वीट करूंगा, एक पोस्ट करूंगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। सुन इस बार
उसने फिल्म को गालियां तो बहुत दी है, पर इस तरह का तीर नहीं मारा है कि एक पोस्ट करूंगा फ्लॉप। तो ये बिगेस्ट मेल्टडाउन है। मतलब आप देते हैं उसके जगह पे दूसरे चीज ये मुगालता था कि एक पोस्ट करूंगा और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस बार वो सिर्फ अपनी खींच उतार रहा है, ये लंबी चौड़ी लंतरानी नहीं मार रहा है। नहीं, उसके वो यूट्यूब वीडियो जो पोस्ट किया था ना, वो क्लेम करके 3,000 कमेंट उसका डिलीट करवाया, फिर कमेंट बंद कर दिया। 3,000 3,000 खूब गाली का है वो। हाँ। कमेंट गाली दे रहा है इसको। आप लोग को लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा फिर भी उसे गाली पड़ी नहीं, गाली खाने के मामले में आदत है। आप अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं वही है। ये बात आप लोग कोई गेस कर सकता है नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? कौन है भाई, बता दो। ध्रुव रट्टी, नहीं, वो तो अभी भी नंबर 2 पे है। मैं तो कह रहा हूँ नंबर 1 पे कौन है? राजदीप। वही राजदीप नंबर 1 है। नंबर 1 तो वही है। राजदीप लेगेसी है। राजदीप का अलग ही लेगेसी है। ही इज द ओनली जर्नलिस्ट जो लेफ्ट से, राइट से, हिंदुओं से, मुसलमान से, क्रिश्चियन से सबसे गाली खाया। अच्छा, और उसमें भी इस मामले में आप उसको सेकुलर बोल सकते हैं। That is his rage. इस मतलब आप कह सकते हैं इस मामले में कंप्लीट सेकुलर है वो, गाली खाने में। हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी आरफा कूद गई, आपने देखा? हाँ। लॉरा लूमर और राजदीप के बीच में भी आरफा कहती है कभी हिंदू राष्ट्र ना था ना कभी होगा। भारत हमेशा से कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। उससे पूछो भाई, 1400 साल से पहले क्या था सर? ये तो आप ही बता सकते हैं भैया। हमारे बीच जो है अबू थे मीर कासिम। हाँ, हमारे बीच जो एक हाफिज कुरान और जो एस्पायरिंग काजी जी बैठे हैं, ये इसमें तो रमजान के महीने में, रमजान के पास आप बता दीजिए भाई, 1400 साल पहले भारत बुद्धिस्ट था। सही बात है। मुझसे मत पूछे, रोमिला थापर से पूछिए। मेरा थापर से क्यों पूछूं? नहीं, उसका तो कहना है युधिष्ठिर ने अशोका से सीखा था। वो तो ये बता रहे थे। सीधे तो अशोका से ही सीखा था। सोचिए। नहीं। Srila Thapar confused between Ashoka, Buddha and Bhishma. ये तो मैंने पहली बार सुना है। नहीं है, स्पीच है। क्या करें, उसकी स्पीच इसमें तो हम लोग का मिल जाओ। ऐसा लिंक है इस पे, तो हम लोग का। ऐसे बोली कि रोमिला थापर को आप लोग दिखाइए फिर। भीष्म की पुत्र था अशोका और बुद्धा और समथिंग बोलिए। भीष्म का पुत्र। हाँ, पुत्र। इट इज ऑन रिकॉर्ड। अच्छा सर जी, यूट्यूब हाफिज तो है इनके। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रोमिला थापर को इस जगह पकड़ना है जहाँ पे हम सबको मालूम है तो उसका एक माइनर कंफ्यूजन आ गया है, स्लिप ऑफ टंग। कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर, इसके उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरी बात सुने, ये वही बात है। रोमिला थापर को इसलिए पकड़ा जाना चाहिए कि रोमिला और इरफान मिलके कहते हैं ना हमें संस्कृत आती ना पर्शियन आती है, और दोनों ने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री लिख के रख दी। अभी राम जन्मभूमि वाले मामले, ये तो सुनिए, मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उसमें इन दोनों को बुलाया गया, तो रोमिला को बुलाया गया, तो इरफान को बुलाया गया। RS लाल कईयों को बुलाया, 4-5 गए नहीं। मैं चेलों को भेजा। अच्छा सुनिए, मैं तो बता रहा हूँ ना, इनके चेलों से कोर्ट ने पूछा, अच्छा ये बात आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा शायद किसी का बार में पड़ी थी। जिसने तो शायद, सुनिए, तो कहा आपने हिस्ट्री में सुनो, आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है? कि साहब हम तो MBA करके आए। इस तरह के जवाब दे रहे थे। हाई कोर्ट वाज बैफल्ड। पहले हाई कोर्ट ये था क्या पता है? आर्कियोलॉजी तो नहीं पता। एंड व्हाट फिर इसमें उसमें नहीं, उसमें रोमिला के एक डिसाइपल ने तो यहाँ तक कहा कि साहब मैंने राम मंदिर के बाबत कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे आप बुला लिया, मुझे कहा गया इसलिए मैं आ गया। नहीं, एक और इससे भी बेटर एक और है। एक बंदा को ऐसे ही जज ने पूछा क्रॉस से इसमें, तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, आई हैव नेवर टच्ड हिस्ट्री बुक इन माय लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्कूल। द कम्युनिस्ट पार्टी गिव्स मी अ लाइन, आई फेथफुली फॉलोड। ये ओपन कोर्ट में बताया। नहीं, ये देखिए, ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है। पर ये जो बात बोली है इन्होंने, आई डोंट नो हिस्ट्री। कौन था सर जिसने हिस्ट्री नहीं पता थी? ताराचंद। नेहरू का चोजन पर्सन RC मजुमदार को बाहर करके ताराचंद को चुना गया कि ये हमारे देश का इतिहास लिखेंगे। और ताराचंद कौन थे? जो क्या किताबें लिखते थे? आप लोग को पता होना चाहिए सर, आपको तो पता ही होगी। इस्लाम का क्या प्रभाव हमारे देश पर। बहुत लंबा चौड़ा लेख है। अरे इनकी जो किताब है पूरी बहुत बढ़िया। हाँ, तो ताराचंद जी,
और क्या कहा था उसने कि अरे आदि शंकराचार्य जो थे वो इंस्पायर्ड थे इस्लाम से, अद्वैत वेदांता इज इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। वो तो छोड़िए, नौबौद्ध तो आज भी कह रहे हैं कि भैया बुद्ध जो है वही है, वो बुद्ध ही जन्मे थे। कौन? सारे नौबौद्ध कहते हैं। आदि शंकराचार्य के जमाने में इस्लाम से कौन? मतलब उनको यासी उनको पता नहीं है कि सिद्धार्थ कौन थे, यशोधरा कौन थी, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। और मैं बड़ा जबरदस्त एक लेके आया हूँ नौबौद्धों के लिए। मोदी जी को अपने पिताजी के तुल्य तो मानना चाहिए, मानो भी कि नहीं आप मानो। उन्होंने भी युवावस्था में वनगमन किया, पत्नी को भी छोड़ दिया, मोदी जी भी वहां तक गए। नौबौद्धों के आप मानोगे कि नहीं कि इस मामले में नौबौद्ध बुद्ध को कब से मानने लगे, पहले ये बताओ आप। बुद्ध का देश है। ये नवबौद्ध लोग हैं ना, वो भगवान बुद्ध को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर और कुछ नहीं है। अब वो तो मुझे पता है। हर जो हमारे स्पिरिचुअल फिगर्स है, वो बुद्ध हो या हमारे कर्नाटका में बसवन्ना हो, जो भी हो, दे वर स्पिरिचुअल फिगर्स, नॉट पॉलिटिकल फिगर्स। इनको वो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इनको यूज करे ताकि उसके आड़ में सारे गलत नैरेटिव पुश करना, बिकॉज यू डोंट हैव पॉलिटिकल पावर। अभी 10-12 साल से पॉलिटिकल पावर, फंडिंग सब खत्म हो गया। फंडिंग तो बाहर से आता है, वो छोड़ो, बट हैविंग पॉलिटिकल पावर इज डिफरेंट, हैविंग मनी पावर इज मैंने बात इस कंप्लीट। तो ये क्या कर रहा है, बौद्ध के आड़ में दे आर promoting a very toxic combination of far left, woke, feminism, soft core version of Islam and Christian. सिस्टमैटिकली हमारे सारे त्योहारों को जब कोर्ट के थ्रू दस नहीं किया, वो उसमें फेल हो गया, तो दे आर सेक्युलराइजिंग आवर फेस्टिवल्स। अभी उगादी में देखा ना, एक क्रॉस रख के पिक्चर आया था ना, सो इट इज अ न्यू ईयर्स फेस्टिवल। उगादी नहीं है, उगादी नहीं है, न्यू ईयर फेस्टिवल बोलते हैं। सो एक बुर्का नहीं पहनी है, बुर्का लेकिन फेस दिख रहा है, और एक क्या सिंदूर लगाने वाले हिंदू, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। मानेंगे नहीं अरफा खानम शेरवानी से, मतलब पूरा आप सुन लीजिए अरफा खानम शेरवानी को। 4 मिनट आप सुन क्यों नहीं ले रहे अरफा खानम शेरवानी को? बिकॉज दे कांट स्टॉप द सेलिब्रेशन ऑफ आवर फेस्टिवल्स ऑन द ग्राउंड। घर घर में, पब्लिक में जो हमारे त्योहार का सेलिब्रेशन होता है, उसको अटैक करके फेल हो गए। सो इसकी जरिए दे आर डूइंग दिस थ्रू राइटिंग, थ्रू पिक्चर्स, ये सब कर रहा है। दिस इज अ न्यू फ्रंट दे ओपन। सॉरी सर, आप वो फेल हो गया। पुराना तो नहीं, इतना नया तो नहीं है ये सारे काम। तो ये जो आपके 19th सेंचुरी में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, ट्राई जस्ट नहीं, तो इस चीज को तो कैट मिलेट ने भी बहुत अच्छे से यूएस में किया ना, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो लेकर के आई, वो फेमिनिज्म के नाम पर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर वोकिज्म कैट मिलेट लेकर के आई, वो तो हम, लेकिन इन सब के भी धुरंधर फिट नहीं हो रहा है। इतना मेल्टडाउन फिर भी क्यों होना है? ये कैट मिलेट वाले ग्रुप को धुरंधर से क्या प्रॉब्लम है? पहले बताओ किसने किसने देखा धुरंधर? मैंने तो फर्स्ट शो देखा भाई, हम 3 ने देखा है। आप फिर भी आप अरफा खानम शेरवानी पर रुके हुए, अभी भी वीडियो देखने के लिए वन तो देखा ही। सर ने देखा हूँ, जैसे हमको लाइट उस पर कहा था कि हम लोग मुंबई में सब लोग साथ देखेंगे, इट्स अ गुड आइडिया। उसने कहा था, आपने कहा था, मैं दूंगा। रिकॉर्डिंग है, वकील साहब से आप पंखे नहीं शो है। मैंने आपको पता सजेस्ट किया, आजकल ये भी मैंने आप नहीं जाते हैं और मैं तो मैंने आपको सजेस्ट किया और आपने कहा कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नहीं वन तरीके से यही कहा है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो मैंने मान लिया, आपको अच्छा लगा तो हो जाएगा। ये थोड़ी कुछ कहा। ऐसा है, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये रात में चल दिए भाई। रात में 4 बजे मेरे पास, मैं उठा, मैंने बोला 4 बजे जेडी का नोटिफिकेशन आ रहा है, ये क्या? ये 4 बजे कब से शो करने लगे बस? दिन में तो 4 शो कर ही रहे, रात में नहीं। फिर देखा नहीं, धुरंधर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मैं इनसे 6 घंटे पहले आकर मैंने बोला 10 बज गए रात को, अब कौन शो करता है यार, अब नहीं करेंगे, अब मॉर्निंग में करेंगे। अब तो डे 1 से पहले ही देखा है प्रीव्यू। ये प्रीव्यू तो है, बात हो रही थी इनसे, तो अभी प्रीव्यू ही देख धुरंधर को देखिए, धुरंधर को लेके वन तो सभी देखे। जितना हमारे शहर में क्रेज है प्रयागराज में, उसमें अतीक अहमद दोबारा आ गए। अरे वो तो कमाल है बिल्कुल, और शक्ल ऐसी है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। भैया बोली ऐसी है, शक्ल आप लोग शक्ल बोली कहा बे
गजब गजब बनाया उसको। तो एक बढ़िया मीम चल रहा है कि पठान में दिखाया जाता है आईएसआई के एजेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, दीपिका पादुकोण की शक्ल, एक 2 पीस, और असल में पाकिस्तान के एजेंट ऐसे होते हैं, दिख रहे हैं। यही फर्क है धुरंधर और पठान में। तो प्रोपोगेंडा आप मानोगे ना, प्रोपोगेंडा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। आईएसआई के की दीपिका को देखने आप जाते तो अलग नजरिया होता। बिल्कुल। अब आप अतीक को कौन देखता है यार, अब वो भी ऐसी जबान में है। अतीक अहमद एक इलाहाबाद के बड़े नोटेड क्रिमिनल एडवोकेट, सबने उनका नाम सुना है, यहाँ लेना ठीक नहीं होगा। उनके घर पे हम लोग बैठे हुए थे और अतीक बैठे थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, अतीक ताकतवर थे। ये वो दौर था जब अतीक अहमद पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा के एक सिटिंग एमएलए को मारते थे और मुलायम सिंह प्रयागराज आके कहते थे अतीक अहमद गंगा मैया से ज़्यादा पवित्र हैं। उनका बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है। मुलायम के 3 डायलॉग बहुत आइकॉनिक हैं। अतीक अहमद गंगा मैया से ज़्यादा पवित्र हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और मुसलमान एक डरी हुई कौम है, उनको कट्टा रखने का हक है। एक और है, 16 मार दिए थे, 30 भी मरवाने होते तो मैं मरवा देता। ये भी एक है, 4 है। उसमें वकील साहब ने अतीक अहमद को कहा कि एक कश्मीरी लड़का आया, पुलिस ढूंढ रही थी उसको, उसका कश्मीरी आतंकवाद से कुछ चक्कर था, तो कहा कि अतीक मैं ज़रा इसकी मदद करो, तुम्हारी सरकार है। कि हाँ से करता हूँ। तो जब वो लड़का चला गया तो अतीक मेरे सामने वकील साहब से कहने लगे, कहा दुनिया भर के आरोप से वकील साहब मेरे ऊपर है, अब क्या आतंकवाद का भी लगवाओगे? और बस ये कश्मीरी आतंकवाद का आरोप मेरे ऊपर नहीं है तो बख्शी दो। सी मुझको अजय एक बात और भी है, देखिए हमारे यहाँ जितने मुस्लिम डॉन्स आते हैं उनमें से एक भी व्यक्ति को मैंने सबको बड़ा क्लोजली देखा है। अतीक तो पड़ोसी थे हमारे, तो किसी को भी पाकिस्तान को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही खुद ही सबको अप्रोच करती है, खुद ही अप्रोच करती है, खुद ही पैसे देती है, खुद ही हथियार देती है, खुद ही जो कुछ दे सकती है वो देती है। और बस अंतर ये है कि एक अतीक अहमद ने एक बहुत बड़ी बात साबित की। अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये दिखाता है कि कोई भी गुंडा, कोई भी अपराधी या कोई भी माफिया इतना बाहुबली कोई नहीं, स्टेट से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल वो तभी तक है जब तक सरकार का हाथ उसकी पीठ पर है। जब मुलायम सिंह का हाथ उसकी पीठ पर था तो मतलब अतीक का वो खौफ मैंने देखा है जो मैं दावे से कहता हूँ कि अभी तक उस पर बनी किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी मूवी ने नहीं दिखाया। लेकिन वही सरकार जब खिलाफ हो गई तो हमने अतीक को गिड़गिड़ाते भी देखा, रोते भी देखा। आपको तो ये भी पता चला कि एक बहुत बड़े भाजपा के आदमी से बोला कि हमारा बेटा को बख्शवा दीजिए। नहीं, बेटे को बख्शवाने वाली कोई बड़ी बात नहीं, जज सुनने नहीं आता था केस, बेटे को बख्शवाने जज केस नहीं सुनने आता था। बेटे को बख्शवाने के लिए कोई भी कह सकता है, दैट इज नो बिग डील। कोई भी कह सकता है मैंने बेटे को बख्श दिए। लेकिन अतीक का क्या हाल हो गया था, आप लोगों ने वीडियो पे देखा, अपने मुंह से कह रहा हम तो मिट्टी में मिल गए हैं, हमारी माफियागिरी खत्म हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। तो इतना किसी भी माफिया का ऐसा मीडिया पे वो जिसे कहना चाहिए पल पल का, मुझे याद है जब वो गुजरात से प्रयागराज लाया गया था तो इसकी टीवी वैन से पीछा किया था, टीवी वैन से पीछा किया था और एक जगह उसको रास्ते में उतरना पड़ा था और उसको शायद लवशंका वगैरह के लिए जा रहा था और उसमें डर गया था। He was not getting down from the van। उसे लग रहा था कि पहले मीडिया वाले आ जाएं तब मैं उतरूँ, वरना मुझे यही ना मार दें। और एक बात और जो देखने की है, मतलब दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि अतीक और अशरफ अंतिम दम तक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया चारों जगह ये कहते रहे कि हम यूपी जाएंगे तो हमें मार दिया जाए, और उसके बाद मार दिया गया। मीडिया के सामने मारा गया, मीडिया के सामने। और सुनिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी एग्जैक्टली दोनों सुप्रीम कोर्ट गए ये बात कहने कि हमको उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए वरना मार दिया जाए, तो दोनों भेजे नहीं गए, दोनों मार। अगर अतीक अहमद के मारने में सरकार का हाथ आप लोग कहते हैं तो फिर जुडिशरी का भी हाथ होना चाहिए। कुदरत का निजाम है भाई ये। भाई मैंने सुना धुरंधर में एक सीन डिलीट हुआ है। हाँ, नहीं ये दिखता नहीं, बत्ते से फिर आ रहे थे।
अबे देख अभी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मैंने पोस्ट भी किया था। तो भाई उसको लीक तो करवा दो। हाँ वो तो देखना जरूर। नहीं नहीं, हमारे प्रयागराज के एक नेता कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे नेता, चिल्ला चिल्ला के उनका प्रयागराज से वीडियो आता है, कोई अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। मैंने पोस्ट किया था भाई, मैंने पोस्ट किया था। और सुनिए उसके बाद उनको नहीं उसके बाद उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। मेरी भी बात सुने, तो जो अतीक अहमद के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा था उसको आपने कांग्रेस से निकाल दिया, मान लिया। लेकिन जो अतीक को अपना अब्बा बता रहा था उसको आपने हिरासत में बैठा दिया। हाँ इमरान करी जो खड़े होके कह रहा था कि साहब अतीक अहमद मेरे अब्बा समान थे। ऐसी शख्सियत दोबारा नहीं आएगी, ये थे उसके अल्फाज। अच्छा तो क्या पता अब्बा होगी? आप लोगों को कैसे पता अब्बा नहीं है? ये एक शायरी का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। और फिर अतीक किताब देख के तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा। और इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, जमाने तक फिर कोई अतीक अहमद नहीं होगा। अच्छा लेकिन उसमें भी इमरान की इस बात की दाद देनी होगी कि बंदा जब यहाँ से मऊ जाता है तो फिर अतीक को भूल जाता है। वहां जाकर कहता है कल भी सब पे भारी था, मैं आज भी सब पे भारी हूँ, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। देखिए ये तो कहिए उसको और माफिया नहीं मिला, वरना वो पूरा माफिया पुराण लिख देता। और उसके बाद प्रियंका गांधी उसको उठा के राज्यसभा ले जाती है। देखिए राज्यसभा के लिए उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी का चयन किया, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मुख्तार अंसारी हूँ। लोकसभा के लिए प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद का चयन किया, बोटी बोटी काटते की थी। तो आप प्रियंका गांधी को चुनाव भी तो देखें, टैलेंट है। अभी प्रियंका टैलेंट हंटिंग देखिए उनकी। का चुनाव टैलेंट तो अभी असम में देखने को मिलेगा। नहीं आप क्या असम का चुनाव का रिजल्ट आ गया। लेकिन असम उनको भेजा गया है। आज तक गांधी परिवार का कोई सदस्य 80 साल में किसी स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नहीं बना। बिल्कुल। प्रियंका वाड्रा को सिर्फ इसलिए असम में बनाया गया है क्योंकि पहले आपने उनको भेजा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कांग्रेस 40 साल से नहीं आई। वहां बेटा पिट गई प्रियंका। फिर प्रियंका वाड्रा आती हैं और वंदे मातरम में बड़ी अच्छी बहस करती हैं। लोग कहते हैं यार ये तो राजीव से अच्छी है, राहुल से अच्छी है। तो इस बार उनको असम भेज दिया जहाँ पे आपको मालूम आ के आएंगे फिर से। और क्या पहुंचते ही वहां क्या पहुंचती है असम की कांग्रेस बंदा मच जाती है। तो आप सुनिए, और उसके बाद अब अगर केरल भी कांग्रेस हार जाती है तो कहते हैं वेल प्लेड मैडम, रिटायर हो जाओ। तो राहुल गांधी को एक बात मालूम है, दो बातें मालूम, बल्कि उन्हें मालूम है 2029 हारेगी। उनको ये भी मालूम कि 2029 के बाद कांग्रेस का सबर समाप्त हो जाएगा। और जब कांग्रेसियों का सबर समाप्त होगा तो अगला पर्सन जो उनकी नजर आएगी वो प्रियंका पे आएगी। तो 2029 के पहले राहुल गांधी प्रियंका को समाप्त कर देंगे। इसको इतनी बुद्धि है राहुल गांधी में, ये तो बता दीजिए। अब मैं थोड़ा I'll put some order to the proceedings. चूंकि राहुल गांधी और टॉकिंग शशि थरूर, शशि थरूर के ऊपर आपने हमारा वो पुराना एक चश्मा बाहर निकल गया। कॉल हिम, आई मीन 2014 के माहौल में उस टाइम में one of our very brilliant writers, I won't take his name, he gave him the nickname, it's beautiful, he called them bedroom eyes. चूंकि कांग्रेस पर बात आ गई है और कांग्रेस मेरे दिल के बड़े करीब है, तो इसके बारे में तो बात करनी पड़े। नो आप पे तो इल्जाम भी लगा है कांग्रेसी होने का। मैं तो वही कांग्रेस है। आप पे तो ट्विटर पे भक्तों ने इल्जाम भी लगाया है ये आदमी को। जब आप बता रहे हैं आप कांग्रेसी, तो ये भी बता दी कांग्रेस में आपका नेता कौन है? खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका, कौन है? राजेंद्र जी हमारी रिश्तेदार है, क्या बात करते हैं? अब राजेंद्र जी को गैस जबारा हो गया भाई। आप नहीं आप कुछ इजहार कर रहे थे। बड़ी नेता थी वो। बस जमाने में नहीं बोलने दीजिए जरा, आप इजहार कर रहे थे कुछ अपने प्रयास के बारे में। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के लड़के हैं अशोक वाजपेयी। वो मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मैंने सॉरी अतीक मेरे कमरे में बैठा हुआ था। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के लड़के अशोक वाजपेयी उस जमाने, सुने आप आपके रिश्तेदार इसलिए बता रहा हूँ। तो उनको उस जमाने में शौक था, वो अपनी गाड़ी में हूटर लगा के चलते थे। यार ये तो मैंने इलाहाबाद के हर वकील को देखा है उठा। तो वकील नहीं है ना वो, तो वो उधर सुने उनकी मदर उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर थी, गवर्नर थी। तो वो हूटर लगा के चलते थे। और उन्होंने क्या किया, तो उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उनको काले कपड़े ब्लैक कैट जैसे पहना दिए थे। तो हम लोग प्रेस में बैठे हुए थे अपने ऑफिस में और शीशे से नजर आया कि साहब लाल बत्ती गाड़ी हूटर चलाते वो ब्लैक कैट एंड ऑल दैट। अतीक वो सिटिंग देयर, तो झपट के उठा और उसने मेरी दराज खोली और उसमें अपनी पिस्तौल डाल दी।
सुनिए मेरी बात सुनिए, इसलिए कह रहा हूँ कि अशोक है, मतलब अशोक से इसको कंफर्म किया जा सकता है। और मैंने सोचा था ये किस्सा मैं एक दिन अपने चैनल घूमता है ना तो अशोक वाजपेयी को बैठा के सुनाऊंगा, लेकिन आज आपने उठा दिया राजेंद्र जी की बात, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसने अतिक ने डाल दी पिस्तौल की, ऐसा ना हो कि पुलिस आए और मेरे हाथ में कोई हथियार हो। और उधर से अशोक वाजपेयी चले आ रहे हैं, तो उसको अतिक को बड़ी खिसियात लगी, तो उससे दराज खोली, पिस्तौल निकाली और ठेठ इलाहाबादी में कि अशोक भाई कौनो दिन धोखा हो जाए, गोली चल जाए। तो अशोक वाजपेयी हैवी हैं, आए सामने कुर्सी पे बैठे, कहीं चल जाए तो इधर से चल जाए। मतलब आधा धुरे तक वही हो गया। नहीं, उसके बाद अशोक का दूसरा बयान, उस जमाने में अतीक का जो चेला था खास, वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष था। वो बाहर गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहा था, तो उसने लगा पुलिस आ गई, तो कहा पहले जाओ उसको निकालो, वो गाड़ी नीचे घुस गया है। दैट इज क्लासिक अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, आज अशोक वाजपेयी का लड़का भाजपा से विधायक है। अशोक वाजपेयी का दुनिया कितनी छोटी है। मूल रूप से आप भाजपा ही हैं, भले कितने भी इल्जाम लग जाए आप अशोक वाजपेयी की बेटी अनिता वाजपेयी, रंजना उनकी वाइफ है। हाँ बोलिए। रंजना उनकी वाइफ नहीं रंजना नहीं, अशोक वाजपेयी की बेटी कामना। कामना। देयर इज वन मोर अशोक वाजपेयी और सेम गाय। नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट द अशोक वाजपेयी जो मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट राजेंद्र बांसवाड़ा, जो इनके रिश्तेदार हैं। हाँ, वही जो इनके रिश्तेदार थी, वो हमें वेट सही। उनकी बेटी अनन्या वाजपेयी है। शी फेल इन लव विद अ गाय हु वाज 20 years younger to him. His name is Basharat Peer. तो वो तो पता है। Basharat Peer is assistant director for डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज प्लीज। लेट अस टेक टू कांग्रेस। वो भी कांग्रेस ही था। कांग्रेस का पहले चरित्र चित्रण कर उसका पाला भी बनाई। ये बड़ा मार्के का सेंटेंस है, लेट अस स्टिक टू कांग्रेस। आपने देखा होगा कि बीच में जो है वो बड़े लांछन लगे, आपके ऊपर लगे, मेरे ऊपर लगे, इनका पता नहीं मुझको नहीं बची है। जोर बच न्यूट्रल टाइप पे लोग लगते हैं, नॉट कमिट। तो बड़ा हाँ ये कांग्रेस ही है, आज इसने कांग्रेस से पैसे खा रखे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसका होटल है, और भी पता नहीं क्या है। मैंने तो ट्रिप भी प्लान कर ली इस लाले। अरे सर, मुझे जब पता चला आरजेडी ने मुझे 90 लाख रुपए दिए, मैं सोच रहा था कि मैं घर कहाँ रहूं। हाँ नहीं समाजवादी ने मुझको भी दिए। तो ये जब सब चल रहा था तो हम तो सोच रहे थे कि यार इनको जवाब दे या ना दे। कई सारे भले लोगों ने तो जाने कि इनको चूतियों को जवाब देने की जरूरत नहीं, सब ठीक है, आरफा बन जाएंगे, जवाब मत दो। नहीं, ट्विटर पे बहुत लोगों का गाली खा के काम चल रहा है, मैं सही बताऊं। सब आत्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि फिर लोगों ने कॉल उठा लिया अपनी तरफ से, उन्होंने पर्चम उठा के और चालू हो गए और बताना शुरू कर दिए कि भाई कितने लोगों को वॉशिंग मशीन में डाल के नहीं एक बात बताऊं सीरियसली के बारे में उसका ट्वीट भी नहीं डिलीट किया। 150 दिन पहले का ट्वीट है उसका। लेकिन करण भाई, मेरा वॉशिंग मशीन पे एक टेक है, ठीक है, मेरा सही में वॉशिंग मशीन पे टेक है। अगर हार्दिक पटेल जैसा आदमी जो दिन रात हिंदुओं को गाली दे रहा था जब वो अपने प्राइम पे जा रहा था और कांग्रेस में था, अगर वो वॉशिंग मशीन से वॉश आउट होकर के जय बजरंगबली जय श्री राम करने लगे और हिंदुत्व का झंडा उठा ले, तो बुरा क्या है? मेरा एक टेक है। नहीं, उसका भी काउंटर है, सिंपल सा काउंटर है। ये यू कांट बी ट्रस्टेड कि वहां कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो हिंदू करके जो भी यू कैन बी ट्रस्टेड, लेकिन आपका उधर का भी दरवाजा बंद हो गया तो आप अभी इधर ही रह सकते हो। आपके साथ एक और ऐसा यू कांट। नहीं इसका देखिए, इसका जो चतुराई भरा जवाब जो देते हैं ना भाजपा के लोग, वो बड़ा चतुराई भरा जवाब है। तो वो कहते हैं कि देखिए ये वॉशिंग मशीन है, आप हर चीज को यहाँ ले लेते हैं। तो कहते हैं यानी आप मान रहे हैं कि गंदगी आपके यहाँ थी, सारी गंदगी आपके यहाँ थी। तो वो चुप हो जाते हैं यहाँ, अच्छा हमने ले लिया, यानी वो सब बिकने वाले लोग थे आपकी तरफ। तो ये ना इधर चैन है, याद है ना उधर चैन है। बिहार में एक चमत्कार हुआ, इस बार राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, कुल मिला के 6 कांग्रेसी, मतलब 5 तो हम लोग यहाँ पे, एक मान लीजिए सोते बैक इन में 6 लोग, और अगर आप कहें तो यहाँ सबसे वरिष्ठ आदमी संजय सर है, तो हम 6 लोगों को तो संभाल सकते हैं आज भी। मतलब पूरा इंटायर कांग्रेस अभी बिहार के 6 विधायकों को नहीं संभालता, उसमें से 3 गायब हो गए। अच्छा ये भी अभी देखिए, मैंने ये भी सुना
कि नहीं देखते नहीं बिहार में चुनाव था ये बाद राहुल गांधी हाँ प्लीज एक बहुत वायरल कार्टून हुआ ना, कांग्रेस हैज सीट्स लेसर देन दिस जीप हैज दैट इज ट्रू बिकॉज राहुल गांधी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी हाँ और उसमें वेणुगोपाल से कहा कि बुलाओ भाई सबको, तो सारे विधायक आ गए अंदर, तो उन्होंने कहा टुकड़े में नहीं सबको बुला लो, बोलता इतने हैं अब तो उतने नहीं ये मजाक नहीं सीरियस बात है, उन्होंने कहा इतने ही हैं। अच्छा सर पता है वो 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी करी फिर भी नहीं निकाल रहे, और राजद वाला भी नहीं निकाल रहा, पूछे क्यों? राजद द्वारा निकालने का तो राजद नहीं अब लोग भी चला जाए on a more serious note, हर बार राज्यसभा में हर बार कांड। at the national level आज कांग्रेस को कौन चला रहा है? राहुल तो नहीं, उनके चट्टे बट्टे जो है केसी वेणुगोपाल, these types of people are actually पैसा बढ़ा है। supporting the Congress। ये तो आई मीन वो कल वो तो बिहार में कौन बिहार में जिसको बनाया था इंचार्ज, पता नहीं कोई केरला से या भूल गया नाम, जबान में है मतलब कौन, मतलब एयरपोर्ट में पिटता पिटता बजा था। बिहार पे जिसको इंचार्ज बनाया था वो राज्यसभा चुनाव बिहार ही नहीं गया तो और याद नहीं है जबान पे है मतलब। हाँ नहीं याद आ रहा वही है ना, सुरेश कालागोलू है मुझे। है? नो 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 अलावुरु लवूरू सुरेश लवूरू वो राज्यसभा चुनाव में बिहार ही नहीं गया। याद है, इस पे याद है, अल्लाह पर उन्हें खूब इधर उधर टिकट के पैसे बांट दिए। अब एक आदित्य पासवान नाम का कांग्रेस का आदमी है, वो मेरे पास आया, बोला अभिषेक जी मुझे इंटरव्यू देना है। मैंने बोला क्या देना है? बोला कांग्रेस करोड़ों रुपए में टिकट बेच रही है लोगों को। अरे वो तो ओपन सीक्रेट है, मेरे स्टेट में आता हुआ। सर मेरा अगला क्वेश्चन बताइए क्या कि वो कौन जूती है जो करोड़ रुपए के कांग्रेस से टिकट खरीद रहा है? साला चुनाव जीतना दी है बिहार में, कह रहे क्या बात कर रहे हैं, कम से कम 25 सीट कांग्रेस जीतेगी। रिजल्ट किस दिन बोला है अभिषेक भाई आपने नहीं छोड़ा। बिहार से थोड़ा पीछे जाओ, हरियाणा में व्हाट इज स्पेक्टेकुलर इम्प्लोजन हरियाणा में। विनिंग अरे हर बार होता है भाई, ये तो अभिषेक मनु सिंह भी दंग रह गया था, ये क्या हो गया हिमाचल में 0.3 से हैट्रिक रुक गई। पर एक बात बताइए सर, बिहार पे एक मिनट जरा रहते हैं, ये बिहार में जो ये इफ्तार मनाने का जो एक कल्चर आया है, जरा ये जो सम्राट जी और चिराग पासवान चल दिए वहां, बस मतलब नमाज भी पढ़ी थी उन्होंने मेरा ख्याल है। करण आप तो वीडियो पे कंप्लीट नहीं होती है। हाँ वीडियो में एक चीज देखा, ये पहली बार में हिंदुस्तान ने एक ऐसा इफ्तार देखा जिसमें सम्राट थे, चिराग थे, कोई मुस्लिम नहीं था। तो इस बार इनको किसी मुस्लिम की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही इफ्तार बना लिया। चिराग अपना तिलक भी नहीं मिटाया था अपनी दवे में, बता दूं। और कमाल की बात है, दिन भर खाने के बाद फिर खाने का प्रोग्राम था, वही इफ्तार था। और अखिलेश यादव दिन में 12 इफ्तार कर रहे हैं और कह रहे हैं गैस की कमी है। दिन में गैस की कमी बता, अरे भाई 1-1 दर्जन इफ्तार हो रहे हैं। सम्राट को ऐसा जोश हुआ चार तो जो इफ्तार की नमाज उसी के बाद हो। अरे सर तो पहले कैसे हो गया? अरे सर इसीलिए समाजवादी पार्टी वाले ने 60 सिलेंडर चुराए थे भाई इतने लाविश इफ्तार भी हो रहे हैं, गैस की कमी भी हो रही। नहीं पर मुझे ये बताइए ऐसा हुआ क्या? नहीं एक बात बताओ अभिषेक भाई, सम्राट को ऐसा क्या सूझा? चुनाव तुम जीत गए, सब बढ़िया चल रहा है वहां, अचानक से क्या सूझी ऐसी इफ्तारी मनाने की, ऐसी क्या तलब हुई है? जरा इसको आप कैसे देखते हो? नीतीश जी ने ऐसे करके पीठ ठोका ना, मैं संजय सर के पीठ पे तो हाथ नहीं रख सकते, तो मेरे से छोटा कोई है नहीं, तो अपने ऊपर ही रख, ऐसे करके नीतीश जी ने बोला ना सब तुम्हारे ऊपर है, तो सेकुलरिज्म ट्रांसफर हो। सेक्युलरिज्म रियल इन्फेक्शियस है। नहीं बस सेकुलरिज्म की नहीं है। देखिए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से हट रहे हैं, अब एक भगदड़ मचेगी उनकी जगह लेने के लिए, और जितने लोग नीतीश कुमार बनने के लिए एस्पायर करेंगे वो सब आपको इफ्तार करते हुए नमाज पढ़ते नजर आए। हाँ तो बस इफ्तारी और नमाज करेंगे, सीएम नहीं बनेंगे। एक और बात हम बताएंगे तो गलत हो गया, फिर तो ये तो फिर कुछ बचा नहीं ना, डील हो जाएगी। बचा तो नहीं बचा तो खत्म हो गई। देखिए पार्टी स्लो। अच्छा इसमें सर आप तो आलिम हैं, मौलवी है, मतलब दिल पे मत लीजिए। नहीं ये तो तमिलनाडु वालों ने एक दिन पहले ईदी मना ली, ये तो मैं पूछना चाह रहा था कि एक दिन वो अरब वो कह रहे कि हम लोग एक्चुअली अरब वाले, तुम लोग नॉर्थ इंडियन वाले जो है कल मनाना है। तो वो अहले हदीस है, वो ये हनफी टाइप के थोड़ी लोग हैं। अच्छा हनफी टाइप के लोग नहीं है वो, और क्या मतलब यहाँ असली है। आपको कुछ देर पहले अब तो तेरा आप बैठे हुए थे,
हमें जो है वो असली जो आलिम है वो बता गया है। तो भाई हमको नहीं बैठना है ना, हमको अपने सर पे तल चाहिए ना। मुझे बता दिया है और ये बड़ी बात है, हदीस भी लिखा हुआ है। सर चाहिए ना भाई, हमको जुदा जुदा नहीं चाहिए। वो 73 फिरसे जितने भी है उसमें से केवल एक ही जन्नत जाएगा। कौन जा रहा है सर, वो कौन है? एक 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 प्लीज नहीं आरफा का सदना ही नहीं चाहिए, इस पे मार हो जाएगा। नहीं 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 भाई भाई आप समझे नहीं। देखो देखो अब ये तो सर बताएंगे, ये तो असली ज्ञान तो इनको है, इल्म इनको है। ये क्या टेलीविजन पे आना हराम है हलाल है क्या है? एक महिला का टेलीविजन पे आना, कैमरा पे दिखना बिना बुरके के, ये तो यहीं पे क्या कह रहे हो आप? देखिए इसमें अलग अलग इसको जो है अलग अलग तरीके से वाजे किया जा सकता है। अच्छा जी। और वो इस पे डिपेंड करता है कि आप मुक़ल्लिद है या गैर मुक़ल्लिद है, आप उसमें से फिर हनफी है, शफ़ी हैं, क्या है ऐसा कि नहीं भाई वह मलिकी या वो हनबली हैं, क्या है वो। उसके अलावा फिर इधर आप आके देवबंदी हैं, बरेलवी है, हनफियों में, फिर देवबंदी में पता चला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो। आप जो है वो है नो यू कांट सॉल्व दिस। या ममातली है। करण आपने गलत आदमी प्रवोक कर दिया। आपने गलत आदमी डायरेक्टर गलत बोला। नहीं नहीं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, जरा जाने तो भाई फाइनली एलिजिबल है कौन? इसलिए देखिए ये है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि आप कोई भी गुनाह कर ले, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ते हैं ना तो वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। केवल एक गुनाह माफ नहीं होता, हाँ वह शिर्क। शिर्क नहीं। हम सब कर तो ये तो शिर्क था ना, हजरत वाला मोमेंट। वो तो ना शिर्क ना शिर्क होता है, वो तो अल्लाह को भूल के फिर अंदर देखते रहो। शिर्क होता है मूर्ति पूजा। नहीं ऐसा नहीं। आप जहाँ अल्लाह को भूल जाते हो वो शिर्क होता है। तो धुरंधर फिल्म शिर्क इज आइडल वर्शिप। अच्छा तो ये बताइए, ये वो शिर्क नहीं होता? वो ना शिर्क सिर्फ आइडल वर्शिप होता है। अल्लाह को छोड़ के आप किसी और को सजदा कर दिया, वो हो गया शिर्क। आप अभी समझे नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई अपना तो इनमें से लगा रहा है? नहीं एक बात बताइए संजय जी, फिर जा कौन रहा है जन्नत फाइनली? ये तो सॉल्व कर, एक आध तो बता दीजिए जो जा रहा है। तो केवल गेस है, बाकी तो आप गेस आलिम उलमा अल्लामा वो लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि जो जाएगा तो वो तो कोई अरब से ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस अरब से ही जाएगा। यहाँ कोई सब ये कन्वर्टेड बैठे हुए हैं ना, ये पता नहीं क्या त्यागी भाई टाइटल वाले तो नहीं जाएंगे। नहीं। ये कन्वर्टेड का क्या मतलब है भाई? इवन द अरब्स आर कन्वर्टेड। कोई ओरिजिनल मुस्लिम क्या भाई 7th सेंचुरी से पहले तो सभी नहीं थे ना, तो फिर ये आप गलत बोल रहे हैं। कन्वर्टेड से मतलब सर ये है भाई, देखिए एक मिनट, मक्का मदीना में भी जो कन्वर्ट हुए, आपने देखा ना कि वो लड़ाई हार के, बैटल ऑफ बद्र और तमाम लड़ाइयाँ हार के ही हुए, तलवार के जोर पे हुए। हमने देखा है कैसे कैसे कन्वर्शन हुआ। इसको आप तो सभी तो कन्वर्टेड हैं। थोड़ा नुक्ता समझिए। ओके, से जो नुक्ता नज़र है आप जब समझेंगे ना कि जो नबी हुजूर के वक्त पे जो कन्वर्ट हुए ना, वो असली मुस्लिम कन्वर्टेड नहीं माना जाता है। तो वैचारिक रूप से कहने का मतलब होगा। नहीं, इसके सोल्यूशन वीएस नाइपॉल ने दिया है। एवरी मुस्लिम हु इज नॉट एन अरब इज अ कन्वर्ट। वो तो ठीक है, उतना ही। वो तो ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं मतलब आरफा खानम शेरवानी 72 हूर में से भी एक हूर बन के नहीं जाएगी? मैं उस मोमेंट को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इतना डेस्परेट के बारे में। इनके साथ एक अलग शो कर लीजिए आरफा खानम पे। हाँ, मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर 72 हूर भी नहीं जा रही है वो बात है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा। मैं पढ़ने नहीं दूंगा। आरफा खानम मैं जानना चाहता हूँ फिर वो इतनी डिस्क्रेट है क्यों? अब हम आपको बता रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे। सुनाइए सर, सुनिए। देखिए ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान ने अपना शजरा बना रखा है। शजरा जानते हैं ना, वंशावली। हर ने अपना शजरा बना रखा है और उस हर एक व्यक्ति का शजरा जो है वो किसी न किसी तरीके से खलीफा आता है। रशीदुल खलीफा कोई हो उस तक जाता है। आपने कभी देखा अगर मैंने कईयों का शजरा निकाल रखा है, जैसे जावेद अख्तर का, तो आप सुनते रहते हैं। जब पाकिस्तान बना, आपने देखा इससे आपने शजरे को डिफाइन किया, हम कैसे क़ायद आज़म का वंशावली निकलना है ना, दे ट्रेस्ड इट ऑल द वे बैक टू मोहम्मद द प्रॉफिट। तो अब हमारे यहाँ जो अंसारी हैं, सारे जुलाई अंसारी हैं। हाँ, अब वो
अंसारी कैसे बने? अंसार कौन थे? जो ओरिजिनल जब मदीना वाले थे वो अंसार। अंसरीला इंसान। तो वो अंसार का मतलब होता फॉलोअर्स। तो जो जब ये मोहम्मद साहब जब गए मदीना और वहाँ जो उनके जो फॉलोअर्स बने उनको अंसार कहते हैं। वो अंसार है। उनका खुद का कबीला जो है वो कुरैश है, और जो उनका कबीले का जो उप कबीला है वो है, अरे भाई वो है हाशमी। आप यहाँ के जो हाशमी और कुरैशी और उस अंसारियों को आप जरा जान लें। अनुपम जी अच्छी तरह जानते हैं, इनका चारों तरफ जुड़ा ही रहते हैं। How do you know that? How do you know that? प्रयागराज नहीं सर, वो वाली कहानी अभी मत छोड़िएगा, वो यूपी इलेक्शन में करना है। वो यूपी इलेक्शन में सेकुलरिज्म पे वो करना है, वो स्टोरी प्लीज मत बोल। ऐसे में ये आप एंकर हैं। नहीं वो, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि सर वो ग्राउंड स्टोरी है, आप अपने वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है सर। अपने अख्तियार में रहे। मतलब बड़े आदमी है तो मतलब कुछ भी बोलिए, दबंगई चल रही है। वो जिनको बोलने दीजिए, वो जो नहीं बोलना चाहते। दबंगई रोक कैसे सकते हैं? मैंने रोका इसलिए क्योंकि वो भावनाओं में बह के वो स्टोरी ना मार दी। नहीं, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए। अच्छा चलो बता दो, आप इतने जुलाओ के बीच में अंसारी बहुत है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक हमारे यहाँ अंसारियों का है। और बीच में ये सब अतीक के पहले वोटर हुआ करते थे, बाद में खिलाफ हो गए थे क्योंकि एक बड़ा किस्सा तो गद्दी था ना। अधिक गद्दी था, उसके बाद भी वोटर थे, लेकिन खिलाफ इसलिए हो गए थे कि बीच में हमारे यहाँ मदरसा कांड हुआ था, जिसमें मदरसे से 13-13, 14-14 साल की लड़कियां उठाकर और उनके साथ, और ये अतीक के भाई अशरफ यार होता है, और मायावती जो कभी मौके पे नहीं जाती वो उस मदरसे पे आई। लेकिन ठीक है, उस समय आप बच गए, लेकिन एक अपना एक काल चक्र है, घूम के पहुंच गया। वो मदरसा वाला बात वास्तव में काफ़ी दर्दनाक थे, क्योंकि एक चीज़ हम लोग अक्सर मदरसा मदरसा कहते हैं। मदरसे में जाता कौन है पहले आप जान लीजिए। आपको जावेद अख्तर के बच्चे मदरसे में नजर नहीं गए जाएंगे तो शौकिया जाके चले रहेंगे। वो अरफा खानन मदरसे नहीं गएंगे, मदरसे में जाते हैं गरीब मुसलमान के बच्चे। और इसका कारण ये है कि जो मिड डे मील आप खिला रहे हो, वो मिड डे मील वहाँ सैकड़ों साल से चल रहा है, वहाँ पे खाने को मिल। अब जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में मदरसे में आप देखिए सर, वेस्टर्न यूपी के बच्चे, ये वो गरीब बच्चे हैं जिनको उनके माँ बाप पैदा कर दिए हैं, पाल नहीं पा रहे हैं, तो मदरसे में वो शोषण भी बर्दाश्त करते हैं तो कह नहीं पाते। ये नहीं कि जो लड़कियों को उठाया ले जा रहा था, एक भी लड़की ने शिकायतें, वो मामला अलग तरह से खुला। शिकायत तो आप देखिए, हाँ नहीं, मदरसों में लड़कों को शोषण होता है। एक भी लड़के ने आज तक बताइए FIR लिखाई हो। इतने ढेर सारे वीडियो आते हैं, किसी ने FIR लिखी। इतने गरीब बच्चे होते हैं, इतने मजलूम होते हैं कि मदरसों में इनका शोषण होता रहता है, और इनके माँ बाप से इसलिए चुप रहते हैं कि भाई हमने पैदा कर दिया, हम खिला नहीं सकते। अच्छा, और कहने को थोड़ा सा इनका अपना, जिसे कहना है, कॉन्शियस भी अपना सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा बच्चा दीनी तालीम पा रहा है, मजहबी तालीम पा रहा है। हकीकत क्या है कि वो बच्चे मदरसे में सिर्फ खाने और रहने के लिए भेजे जाते हैं। और ये सबसे डेंजरस इसलिए है कि ये जो पसमानदा कह लें, गरीब कह लें, ये जो गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, ए दे हैव नथिंग टू लूज, बी दे कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रीट पावर। सड़क पे खड़ी हुई भीड़ में यही आते हैं। सी इनका रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनका ब्रेन वॉश बहुत। डी इनके पास कोई चारा नहीं, इनके पास अपने माँ बाप का भी चारा नहीं है। अगर ये भाग के घर जाते हैं, माँ बाप वापस आके मदरसे में जोड़ जाते हैं, इनके पास अपने माँ बाप का चारा। और फाइनली इनका मदरसों में इतना शोषण होता है कि ये एक कुंठित मानसिकता लेकर। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में वो एक मैंने इस पर एक बार एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था, आई फॉरवर्ड द प्लेस। वहाँ पे डोले शाह के चूजे कहलाते। अभी देखिए, बड़ा फिगरेटिव है, इसको समझें। एक डोले शाह की मज़ार है पाकिस्तान में, मुल्तान। वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्टील का हेलमेट पहना देते हैं, 2 साल 3 साल के बच्चों को। बच्चा हो गया 6 फुट का और सर है इतना बड़ा, मेरे पास फोटो अभी मैं दिखाता हूँ। बच्चा हो गया 6 फुट का, सर है इतना बड़ा, तो उनको डोले शाह के चूहे कहते हैं। तो वो चीज़ जो वहाँ पे इस तरह होती है, हमारे यहाँ लोहे के हेलमेट तो नहीं पहनाते, लेकिन दिमाग आज समझ लीजिए उनका कुछ ही तरह कुंठित कर दे। एक आखिरी चीज़, हमें नहीं मालूम आप ऐसे कितने लोगों ने मदरसा देखा है। मदरसे में एक हो सकता है आपको ब्लैक बोर्ड ना मिले, मदरसे में हो सकता है आपको चौक ना मिले, मदरसे में ये भी हो सकता है कि आपको कुरान ना मिले, पर मदरसे में आपको छड़ी और डंडा जरूर मिला।
आज तक मैंने वो मौलवी नहीं देखा जिसके हाथ में छड़ी और डंडा ना हो। और छोटे छोटे बच्चों को इतनी बेतरा मारा जाता है। एक वीडियो तो मैंने इसमें अपने यूपी के मदरसे ही दिखाया था, उल्टा लटका कर मारा जा रहा था। ये मदरसा की टॉर्चर चैम्बर है। तो ये जो बच्चे निकल रहे हैं उनके पास कहीं जाने को नहीं है, उनके माँ बाप तक उनका सहारा नहीं है, उनको पूरी तरह रेडिकलाइज कर दो। और मदरसे में इतना शोषण, और केवल यौन शोषण की बात नहीं हो रही, मारना भी शोषण है, खराब खाना दे। तो कुल मिलाकर वो एक इतना कुंठित लौट निकल रहा है। और उसके बाद जब ये सड़क पर खड़ा होता है तो ये वो जिहादी भीड़ है जिसकी आप बात कर रहे हो। दे टेक आउट जावेद अख्तर का लड़का फरहान भड़काने के लिए तो आता है। CIA के टाइम पे सुने, इस बात की चर्चा नहीं होती, मुझे इस बात को बाद आश्चर्य होता है। फरहान अख्तर ने टीवी पर आकर कहा कि CAA का कानून मुझे कुछ नहीं पता। नहीं ये नहीं कहा, तो बाद में कहा ओबीसी और दलितों की नागरिकता लेने के लिए लाया गया है। ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। उसने टीवी पर आकर कहा कि ओबीसी, दलित और मुसलमानों की नागरिकता, जो बात इसने कही थी स्वरा भास्कर ने, वही बात दोहरा रहा था। हाँ, लेकिन मदरसा नहीं गया, उस सड़क पे भीड़ों में पत्थरबाजी में शामिल नहीं होगा। आप इस बात को समझें। कभी आपने सोचा लोग इस तरह की बातें क्यों करते? क्या जावेद अख्तर को नहीं मालूम कि मदरसों में क्या हो रहा है? क्या आरफा को नहीं मालूम क्या हो रहा है? क्या फरहान को नहीं मालूम? क्या समझिए, जब तक इन जाहिलों की भीड़, जब तक ये धर्मांध भीड़ सड़क पर इकट्ठा होकर तांडव कर रही है, तब तक इन लोगों की दलाली चल रही है ऊपर। जिस दिन ये सड़क की भीड़ हट जाएगी, इनकी जो ऊपर की दलाली समाप्त हो जाएगी। अभी तो फिर भी लेने लगे एक आध। अभी पिछले 10-12 साल से एक आदमी को ऐसे ही, जिसे कहना चाहिए, कठपुतली बना के ले लेते हैं। एक लंबे समय तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अशराफ के अलावा कोई आता ही अभी भी नहीं है। नहीं, एक है, अभी आ गया, एक आ गया, अभी एक तो ले लिया। नहीं, पर ये तो आप मदरसों की बात कर रहे हैं जो मजलूम है और ये हैं। मैं दूसरी बात कर कुछ और था, आप नहीं, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुने। इसको आप समझिए कि आज की तारीख में मुसलमानों का सबसे ज्यादा शोषण मुसलमानों के यहाँ पे हो रहा है, और सिर्फ पूरी दुनिया में। आप इस मध्य पूर्व में देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान के मोमिन के हाथों मोमिन का शोषण नहीं होता, किताब में लिखा है। वो सिर्फ शारीरिक शोषण होता है। बिल्कुल। आप तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो भी जो किताब में लिख दिया जाए हो ही नहीं सकता। मुसलमान का भाई, बस सिर्फ इतना थोड़ी। सिर्फ दुश्मन तो यहूद और हनूर। देखिए, हम तो अंसारी होते थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों? आप ना अंसारी पे थे, हम तो आरफा पे ही थे। ये तो आरपा के आगे नहीं बढ़ रहे आप। अंसारियों में हमारे यहाँ अंसारियों का एक नेता था हमारे प्रयागराज में, उसका कत्ल हो गया था, उसका इल्जाम आया था। ऐसा मत बोलो भाई। उसको लेकर बुरा टेस्ट नहीं है। हाँ जी। हमारे यहाँ वो पप्पू बालू करके, अगर मुझे ठीक नाम याद है, तो एक अंसारियों का नेता था, उसका कत्ल हुआ था और अतीक कहाँ नाम आया था। उसको लेकर काफ़ी दिनों तक अंसारी इनके खिलाफ रहे थे। लेकिन एक बात बहुत खूबसूरत है कि आपस में कितने भी मतभेद हों, चुनाव के समय सब साथ। देखिए, बात हो रही थी कौन जाएगा जन्नत में, और बात आई थी तो तब हमने अंसारी और कुरैश की बात की। सारे कसाई कुरैशी यहाँ पर थे, डायरेक्ट डिसेंडेंट आया। और उनको कुछ नहीं कहते, हालांकि अकबर इलाहाबादी तो कह रहे हैं आप ही तो थे वो जज साहब। कहा है भाई, क्या ख्वाब उर्दू तरक्की करेगी कि अब जुलाहे भी शेर कहने लगे। असली तो ये है। नहीं, पर एक टीक पे जरा एक बात बता दीजिए। On this point, you must have watched वो infamous debate था ना recently, डलन टॉप वाला। ना जावेद अख्तर और वो मुला। ललन टॉप वाला ही था। Does God exist? God exists, and who got defeated in that? जावेद अख्तर। Deliberately. वो फ्रॉड था। एक और बात, जब दोनों मौलवी थे तो फिर गॉड का मैटर कहाँ? जावेद अख्तर फिल्में नहीं मिल रही हैं, बुढ़ा गए हैं, वो इसी तरह चीजों से अपनी रेलेवेंस बनाए रखते हैं। वो खुद इस तरह के इंटरव्यूज कराते हैं। He is very dangerous. जो आदमी ये बोल दे आई एम एन एथीस्ट मुस्लिम, ये कैसे हो सकता है? कैसे? आज मैं आपके शो के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि 90 के दशक में, मैंने खुद पढ़ा था, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, मैंने दैनिक जागरण वालों से बोला, 90 के दशक में, एंड आई थिंक इट वाज 95 से 2000 के बीच में, जावेद अख्तर का एडिटोरियल पेज पे एक लंबा आर्टिकल निकला था दैनिक जागरण में,
जिसमें जावेद अख्तर ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई भी कानून तब बनेगा जब 57 मुल्क उसके लिए तैयार होंगे, इस्लामिक मुल्क। दिस इज व्हाट जावेद अख्तर सेड। आज वो एथिस्ट बना घूम रहा है बंदा, उसने 97-98 के आसपास कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए किसी भी कानून को बनाने से पहले आपको 57 इस्लामिक नेशन से बात करनी होगी। आपको मैं एथीस्ट मुस्लिम, इससे बड़ी बकवास हो नहीं समझा समझा लेता हूँ। एथीस्ट मुस्लिम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। समझा दीजिए। तो दिन में मुस्लिम, शाम को दारू पीनी तो एथीस्ट। हमारे एक मित्र बड़ी अच्छी बात कहते हैं सैनी साहब, हमारे मित्र एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं उनको नाम भी ले रहा हूँ, मैं सैयद कासिम साहब, मैं उनको ये वीडियो के सब भेज दूंगा। वो कहते हैं मुझे दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा शराब पीना मना है। बुरा नहीं, वो कहते हैं मुझे वो किताब दिखाओ जिसमें लिखा है कि शराब पीना मना है। वो कहते हैं सारा कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि कहते हैं कि नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये तो नहीं लगा कि मतलब भाई ठीक है जब मैं नशे में रहूंगा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन नशा करना मना है कि कहाँ लिखा है? हाँ पॉइंट है फाजिल साहब का। लेकिन इनके और भी है, जैसे कि जब इन्होंने हनी ईरानी से शादी की तब ये एथीस्ट थे, तब एथीस्ट। हाँ तब ये कि इन्हें जब हनी ईरानी को तलाक देने की बात आई, क्योंकि शबाना आजमी के साथ शादी करनी थी, तो वो तलाक में पड़चने आ रही थी क्योंकि उनका स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह में हुआ था, तो वो मुस्लिम बन गई। और उन्होंने 3 तलाक दे दिया और शादी कर ली। नहीं सॉरी, नहीं गलत कह रहा। इन्होंने शवारे के जब शादी की तो 2 शादियां की, यार बाद में इन्होंने हदी को तलाक दिया। इसको काट देना नहीं। डोंट यू डेयर। तो उन्होंने मुस्लिम बन गए, दूसरी शादी कर ली शादी कर और उसके बाद हनी ईरानी से तलाक हुआ। ये तो मेरी बात कह रहे हैं, ऐसे कैसे कट जाएगा? अरे वो ठीक है यार, आप दोनों मत कटवा, लेकिन ये मुझे ये समझ में नहीं आया कोई काटे ना काटे। ये इसको कहते हैं एथीस्ट मुस्लिम। नहीं नहीं मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग इसका कंक्लूजन लेके जाना कहाँ चाह रहे हैं? बैन कहता है 15 सेकंड के बाद बंद होना है। नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ भाई, कोई तो ये पता है कि हारफा में क्या हुआ? धुरंधर के बाद जिसने सर 4 घंटे तक अफीम खाया, आप लोग को टेंशन नहीं है उसके? आप लोग कैसे आदमी है? आप जो है निर्दयी आदमी है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, करा नहीं कम से कम ऐसा ये जानना चाहता हूँ कि किसी 60 साल की महिला जिसका वजन एक रोड रोलर के बराबर है, उसमें आप इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि वो अफीम खा के बैठी है। उसमें आपकी दिक्कत क्या है? मैं सनातनी है। बता दिया ना इन्होंने। अफीम खाना मना है क्या? कहीं लिखा है बताइए कुरान में? अरे वो बात नहीं है, देखिए मैं सनातनी आदमी हूँ, मैं तकलीफ में किसी को नहीं एक दूंगा, बात बहुत मैं तकलीफ बताऊं, में। वैसे एक बात आपको बता दूं मैं, जावेद अख्तर अब उसी ट्रेंड पे है जिस ट्रेंड पे राजदीप सरदेसाई था। हर जगह से अब गाली खा रहा है जावेद अख्तर भी। अभी उसने जब वो बोला था, वो तो आप ही ने खैर उसका किया पाचा किया था। बात तो मैंने ही की थी। हाँ, उसने कहा था सावरकर ने माफी मांगी है, फिर पता लगा जी इनके फजले हक खैराबादी, वो तो लिख के माफी मांगी थी कि मैं हुई नहीं वो व्यक्ति, कुछ ऐसा। तो पहले वो तो शाहजहानपुर वाले हैं, मैं तो अलवर में था। हाँ, तो तब से इन्होंने बोलना बंद कर, तो तब से फजले हक। माफी मिल गई थी इनको, माफी मिली थी। हाँ, लेकिन जब तक माफी नामा पहुंचता हाँ। तब तक हुजूर रुखसत हो गए। माफी की शुरुआत सर सैयद ने की थी 1858 में। हाँ। जब उन्होंने अपनी किताब लिख के कहा था कि गदर में मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, एक्ट ऑफ हरामजादगी थी ये वर्ड। हरामजादगी वर्ड उनका नहीं था, गालिब का था। नहीं इनका भी गालिब सेठ के हरामजादे हैं। गालिब सेठ की जितने क्रांतिकारी हरामजादे हैं, और गालिब का चेला बनाइए सर सैयद। हाँ, उसने रिपीट किया ये बात कि Actually, I'm glad you brought up Sir Syed. Maybe we'll have a round table dedicated discussion on Sir Syed. उसको सर क्यों कहते हैं पर हम लोग? नहीं, हम लोग भी बोल रहे हैं ना आपस में, सर नहीं बोलना चाहिए उसको ना। तो क्या सैयद अहमद बहुत है भाई, इससे ज्यादा क्या इज्जत लायक है? गड़बड़ हो जाता है। बहुत सैयद अहमद बरेली से डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। ये एक सही पॉइंट है, ये एक सही पॉइंट है। ये सर सैयद अहमद बोल, सर सैयद वो सैयद अहमद बरेली तो अगर आप सम्मान नहीं देना चाहते ना, जैसे कुछ कम नहीं था। बहुत जबरदस्त था भैया, वो तो कमाल का बंदा था। वो विजनरी था, पर वैसे नहीं, वो आलिम भी था, वो सूफी भी था, सब कुछ था। और वो
मुजाहिद भी था। मुजाहिद ऐसे ही माना था वो। अच्छा, मुजाहिद टर्म पहली बार किताबों में कब आपने पढ़ा सर? मतलब रेफरेंस कब आता? नो इट्स इन द स्क्रिप्चर। जिहाद से मुजाहिद जिहाद से आता है। मतलब इंडिया में, मतलब मैंने तो कश्मीर के पहले मतलब ऐसे नॉर्मल डिस्कशन में मुजाहिद मुजाहिद नहीं नहीं, वो अफगानिस्तान में बोला जाता था मुजाहिद हैं जो लड़ेंगे सोवियत से। वही मुजाहिद। 70s के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। 70s से तो मीडिया में है, पर वर्ड तो ये हमेशा से है। वर्ड तो होगा ही। हाँ। मुजाहिद इज समवन हु फाइट्स फॉर एग्जैक्टली माय पॉइंट। कैरीज आउट जिहाद। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जब अफगानिस्तान बहुत डेवलप था, रशियन इन्फ्लुएंस में था, क्या नाम है उसका? मोहम्मद गजी यूएस वालों ने पैदा किया। नबियो था ना, सलार मसूद। नहीं, वो तो है। हाँ, उसको मुजाहिद सारे मुजाहिद बोलते हैं। आप तो पुरानी किताबें पढ़ दो ना यार, वो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। सर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि न्यू वर्ल्ड में, न्यू एरा में 70s में वर्ल्ड ऐसा नहीं है। सी ऑल दिस हैज अ हिस्ट्री। नहीं, पर इसमें एक बात है, जो ये मुजाहिद की बात चल रही है, तो जिन्होंने नहीं देखी है धुरंधर, बहुत शानदार तरीके से अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, उसने जिहाद, मुजाहिद और खुरासन से आएंगी सेनाएं और फिर नदियां बहेंगी खून की, गजवाए हिंद होगा, तो जिसको इसलिए बहुत जरूरी है भाई, खतना करवाएंगे, तो इसलिए भाई जिसको समझना हो इस्लाम का ग्रैंड विजन, ग्रैंड प्लान, बड़ा शानदार तरीके से धुरंधर में दिखाया है। तो यही तो करण भाई मैं सुनना चाहता था, यही तो वैसे करण, ये स्पीच सबसे पहले सर सैयद ने दी थी मेरठ में, हाँ, जिसमें 2 नेशन की बात करी थी सबसे पहले, कि अफगानों को लेकर आएंगे और गंगा का पानी लाल कर देंगे। नहीं, ये तो लिखा है भाई हदीस में, खुरासन की सेनाएं आएंगी और इसमें पूरा नदियां बहेंगी, यही तो हदीस में लड़ाई है। वो उस हदीस को ये केवल यूज करते हैं, वैसे वो हदीस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। वो हाँ, वो ठीक है, ज़ईफ है, वो ज़ईफ। ठीक है। ज़ईफ है थर्ड लेवल। which hadith you are taking it from? वो it's a very voluminous literature। हाँ, वो नसाई की हदीस है, केवल एक हदीस में है, नसाई की हदीस में है, और वो ज़ईफ है। ज़ईफ का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल हदीस है, लेकिन पाकिस्तान के मौलवी उसको यूज करते हैं उनके लिए। मैं ऐसे ही निकला, एक काजी सही रोल है इसका, तो काजी। ठीक ठाक अफीम हम लोग भी खा के बैठे हैं। जोरान। अब चूंकि हमने धुरंधर से शुरू किया था, वापस धुरंधर पर आ चुके हैं नेचुरल कोर्स में, इसलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।